एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली यूनिक केस सीरीज का जो 43rd नंबर का केस था जिसको हमने 2 दिन पहले अपलोड किया था। आज उसी केस का हम डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भैंस है जो उठ नहीं पा रही है इसका एक्चुअली में कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव एजेंट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका होगा या उसका जो मैनेजमेंट का तरीका होगा हम उस ओनर को सही से बता नहीं पाएंगे। सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि जब किसी भी कैटल होता है या बफेलो होता है उसमें ये जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है वो कई सारी कंडीशंस में होती है। जैसे अगर किसी एनिमल में डिजेनरेटिव माइलोपैथी की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ भी आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी एनिमल में क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर भी आपको प्रोग्रेसिव पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई एनिमल कॉबिंग के दौरान क्या होता है कई बार कि अगर जो हमारा बच्चा होता है उसका साइज बड़ा होता है और जो हमारा बेसिकली पेल्विक कैविटी होती है अगर उसका साइज कम होता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि सियाटिक नर्व होती है या ऑब्टूरेटर नर्व होती है या इनमें से किसी एक का या दोनों का डैमेजिंग हो जाता है तो उस वजह से भी पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पैरालिसिस आप देखेंगे किसी एनिमल में मिल्क फीवर में हो जाता है, कुछ एनिमल में मैस्टाइटिस में हो जाता है। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काज होता है ट्रॉमा का। अगर किसी एनिमल का जो वर्टिब्री है अगर उसके ऊपर किसी ने डंडे से मार दिया या कोई भी ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट है जिसको मारने के बाद अगर वहाँ पे कोई डैमेजिंग हो गई तो उस वजह से भी पैरालिसिस हो जाती है। सामान्य तौर पे कैटल और बफेलो में ये जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है उसमें 2 मेन काज होता है। पहला काज होता है ट्रॉमा का और दूसरा काज होता है कि हमारी जो कॉबिंग पैरालिसिस होती है जब बच्चे बाहर आता है और उस समय जो सियाटिक नर्व या ऑब्टूरेटर नर्व की क्रैशिंग कर देता है उसकी वजह से पैरालिसिस होती है। जो और भी कारण बताए मैंने वो भी होता है लेकिन उसकी पैरालिसिस क्या होता है वो पता चल जाता है और वो सारे के सारे क्योरेबल होते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉमा की और जो कॉबिंग पैरालिसिस होती है इन दोनों की जो प्रोग्नोसिस होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अब जैसा कि ये जो केस आप देख रहे हैं इसकी हिस्ट्री में आपने जाना कि 5-6 दिन पहले वो चराने के लिए ले गया था और चराने के ले जाने के बाद फिर वो सीधे घर पे लाया, घर पे ला करके बांध दिया। उस दिन वो पशु बिल्कुल नहीं खाई और उसके बाद जब वो रात में बैठी है उसके बाद से ले करके आज तक वो उठ नहीं पाई है। अगले पैर से वो पूरा कोशिश करती है उठने के लिए लेकिन पिछला पैर कुछ नहीं उठा पाती है। जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा होगा जब मैं सेंसेशन चेक कर रहा था तो उस सेंसेशन में उसके टेल में कोई सेंसेशन नहीं था, दोनों हैंड लेग में कोई सेंसेशन नहीं था, उसके बॉडी के जो आधा से पिछला पार्ट होता है उसमें कोई सेंसेशन नहीं था और अगले आधे पार्ट में पूरा सेंसेशन था। ये इस केस की हिस्ट्री है। इस केस में आपने देखा होगा जब मैंने इस केस में टेम्परेचर लिया था तो उसको 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला था, मतलब इसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। अब इसमें कॉबिंग हुई नहीं है, इसका मतलब कॉबिंग पैरालिसिस का कोई भी कारण बन नहीं सकता है। इसके अलावा जो हमने डिजेनरेटिव माइलोपैथी कराया है या दूसरा क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म की बात की है या मिल्क फीवर की बात की है या मैस्टाइटिस की बात की है तो इसको भी हमने रूल आउट कर लिया कि इसमें से कोई नहीं था। इसका मतलब इस एनिमल में ये जो पैरालिसिस का मेन काज है वो है ट्रॉमा। अब इस केस में पूरा पशुपालक से हमारी वार्ता करने के बाद जो चराने के लिए ले गया है उसकी हिस्ट्री लेने के बाद जितने लोगों ने आकर के इसका ट्रीटमेंट किया है उनसे बात करने के बाद जो मैंने अपना फाइनल टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया वो यही बनाया था कि इसमें जो बेसिकली पैरालिसिस है उसका जो काज है वो है ट्रॉमा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे चराने के लिए बाहर ले जाते हैं चाहे वो खुद मार दिए रहते हैं या कोई दूसरा मार दिया रहता है तो घर में डांट की वजह से बताते नहीं हैं और जब उसको सिम्टम्स आने लगता है, ये समस्या आने लगती है तब भी वो छिपा ले जाते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई रहता नहीं है। क्योंकि इस तरीके की जो पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है वो कभी भी एकाएक ट्रॉमा के अलावा और कोई दूसरा काज एकाएक इस तरीके का नहीं होता है।
जितने और हमारे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा डिजेनरेटिव माइलोपैथी वाला जो केस रहता है, इसमें आप जब भी देखेंगे उसमें आप पाएंगे पहले उसका पैर कमज़ोर होता जाता है और फिर धीरे धीरे वो आपको ऐसा लगेगा कि उसका कमज़ोर अपने पैर पे भार लेना कम कर दी है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म, इसका इन्फेक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, उसमें टेम्परेचर आपको मिलेगा, ऑफ फीड की पहले से हिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें होगी। मिल्क फीवर आपको पता ही है, आप उसको पता लगा सकते हैं। मेस्टाइटिस आप पता लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने इस केस का जो मेरा मेन कंक्लूजन था वो यही था कि इस केस में जो इस एनिमल को पैरालिसिस हुई है उसका कॉजेटिव जो एजेंट है वो है ट्रॉमा। अब इस ट्रॉमा की जो हीलिंग कराना होता है, बेसिकली इसमें स्पाइनल कार्ड इंजर्ड होता है, तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो हमेशा बहुत पुअर होती है। उसका कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं वो जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास 2 दिन का समय रहता है। अगर उसमें हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तभी जा कर के कुछ हद तक हमको रिकवरी मिलती है। लेकिन इस ट्रॉमा की जो हिस्ट्री होती है, इस केस की जो प्रोग्नोसिस होती है ऑलरेडी बहुत पुअर होती है। इसमें हमें 25 से 30% से ज़्यादा का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये केस आपको 4-5 दिन के बाद मिल रहा है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो एकदम लगभग ना के बराबर होगी। सामान्य तौर पे कैटल और बफेलो में जितनी भी पैरालिसिस की कंडीशंस होती है, अगर आप पहले 5 दिन कंटिन्यूस मेडिकेशन करते हैं, अगर उसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है तो मान के चलिए आप उसका रिजल्ट आप पॉजिटिव दिशा में ला पाएंगे। लेकिन पहले 5 दिन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो उस कंडीशंस में, उस केस में आप कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में लार्ज एनिमल में ये जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।